हाय डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने औसत के विषय में पढ़ा था। औसत के विषय में केवल इतना पढ़ा था कि औसत होता क्या है। फिर 2-3 क्वेश्चन भी जो किए थे वो केवल इसलिए है कि औसत के विषय में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि औसत होता क्या है। औसत होता है, सबसे पहली मेन बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये याद रखें कि प्रत्येक में बराबर वितरित किया हुआ मान, बराबर बांटा जाए, वो मान औसत कहलाता है। अब चाहे प्रश्न की डिफिकल्टी कुछ भी हो, बाकी हम ये भी एक चीज़ और याद रखें कि औसत के हर प्रश्न को हम एक पैटर्न पर हल कर सकते हैं कि राशियों का योग होता है औसत गुणा संख्या। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं लगातार कराऊं, टाइम व्यक्त करूं, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि बिकॉज इतना टाइम ना आपके पास है कि आप इसको 1 घंटे लगातार देखो और फिर भी वही क्वेश्चन मिले। औसत का हमारा एक जो मेन उद्देश्य है इस टॉपिक को लेने का कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां हमें केवल ये सीखना है कि वास्तविकता में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे औसत के विषय में मैंने पढ़ाया था कि प्रत्येक भाग में बराबर बांटा जाए, वो मान औसत कहलाता है। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको जो पिछली बार से हमने हल किए थे। देखिए, उदाहरण के लिए हमें कहा गया कि किन्हीं भी 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 24 है। 5 संख्याएं थी, उनमें से पहली 4 का औसत 24 है, तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 27 है। यदि पहली संख्या 23 हो तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। दोबारा क्वेश्चन को सुने। 5 संख्याएं हैं कोई भी, पहली 4 संख्याओं का औसत 24 है और उनमें से अंतिम 4 संख्याओं का औसत 27 है। यदि पहली संख्या का मान 23 हो तो अंतिम संख्या क्या होगी। देखें, थोड़ा सा मैंने जैसा कि कहा था कि हम डिटेल में हर प्रश्न को एक जैसे तरीके से हल कर सकते हैं। आप 2 चीज़ें याद रखो। औसत का मतलब होता है कुल मान को सब में वितरित किया जाए। यदि औसत दिया हुआ है तो कुल मान संख्या गुणा औसत से निकाल सकते हैं, या कुल मान दिया जाए तो औसत में बांटने के लिए संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। अब एक बार डिटेल मेथड में बताता हूं कि आप तो ये कोशिश करें कि अगर हम पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई नया प्रश्न हम एग्जाम में पढ़ते हैं, तो औसत का मतलब है हम हर मान को योग में बदलेंगे और राशियों का योग होता है औसत गुणा संख्या। हमें कहा गया है कोई भी 5 संख्याएं, मैंने मान लिया 5 संख्याएं हैं A, B, C, D और E। आगे पढ़ें। पहली 4 का औसत, जहां हम औसत शब्द पढ़ते हैं, एक धारणा बना लो कि हमें योग निकालना है और राशियों का योग होता है औसत गुणा संख्या। अब पहली 4 संख्याएं कौन कौन सी हुई, इनमें से A, B, C और D, इनका औसत 24 है, तो हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी राशियों का योग। राशियों का योग होता है औसत गुणा संख्या। मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन A प्लस B प्लस C प्लस D का मतलब है पहली 4 का योग। औसत 24 दे रखा है और राशियों का योग होता है औसत गुणा संख्या। 24 गुणा 4 यानी 96, इन पहली 4 का योग आया। आगे हमने पढ़ा अंतिम 4 का औसत। औसत जहां भी पढ़ेंगे वहां पहला काम है कि योग निकालेंगे। औसत कितना है 27, संख्या कितनी है 4, लेकिन अंतिम 4। देखो 5 में से पहली 4 तो ये हुई, अंतिम 4 हुई B, C, D और E। B
सी और डी और ई का औसत है, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका योग निकालें तो 27 गुणा 4, 4 गुणा 7 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10। अब ये हमारे पास दो औसत दिए गए थे, उनसे योग निकाला। अब हमें एक मान और दिया हुआ है कि पहली संख्या का मान 23 है। पहली संख्या अर्थात ए इज इक्वल टू 23। अब ये हमारे पास 3 मान प्राप्त हुए हमने जब औसत को योग में बदला था। अब हमारे पास ये 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। पहली 4 का औसत था, योग 96 हुआ। अंतिम 4 का औसत था, योग 108 हुआ। और पहली संख्या जोड़ी दी हुई है। अब आप देखें, ये b प्लस सी प्लस डी प्लस ई है और a का मान अलग से दिया हुआ है। अगर हम चाहें कि हम पांचों का योग निकालें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी लगातार 5 संख्याओं का योग, तो ये 5 संख्याओं में से 4 का योग हमारे पास 108 है, 5 भी 23 है। तो अगर मैं इसमें 23 और जोड़ दूं तो ये इन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। अर्थात इन पांचों का योग करें, 8 और 3 11, 10 2 और 0 2 और 1 3 और 1, तो हम कह सकते हैं कि इन पांचों का योग होगा 131, क्योंकि 4 का योग औसत गुणा संख्या, अंतिम 4 का योग औसत गुणा संख्या, अंतिम 4 में मैंने केवल पहली संख्या को जोड़ा है तो पांचों का योग आ गया है। अब हमें पूछा क्या गया है कि इसमें अंतिम संख्या क्या होगी। अंतिम संख्या का मतलब ई का मान। अगर ई निकालना है तो यदि हम इन चारों को इनमें से घटा दें, पांचों में से पहली 4 को घटा दें तो ई आ जाएगा। और देखो, आपने जो योग निकाला था वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग हमने 96 निकाला था। तो इनका मतलब इनका योग 96 है और ई निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि 131 में से इन चारों का योग घटा दिया हमने 96। 11 में से 6 गए तो 5, अब ये बचा 2, 12 में से 9 गए तो 3, तो हम कह सकते हैं कि अंतिम संख्या का मान होगा 35। ये इसका एक सही तरीका है। जो हमने एक बात कही थी कि आप योग निकालते चलें, किसी भी प्रश्न को हल किया जा सकता है, चाहे वो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एग्जाम में आपके प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक धारणा बना लें कि हमें योग बनाना है। दूसरी बात, अब मैं इसको एक बात कहूँ आपसे, हमें पता है कि औसत का अर्थ होता है कि कुल मान को सब में बांटें। यदि हमें औसत पता है और संख्याएं पता है तो कुल योग भी निकाल सकते हैं। इन बातों में एक चीज़ गौर करें कि हमारे पास औसत था पहले ए बी सी और डी का, ये औसत था 24। अगले बार में औसत था बी सी डी और ई का, ये औसत था 27। औसत का अर्थ है कि कुल मान को इनमें बराबर बांटा गया होगा। तो हम एक चीज तो कह सकते हैं कि बी सी और डी, ये 3 मान तो ऐसे हैं कि चाहे जो भी मान रहा हो, जितना पहली बार में औसत निकालते समय इनका मान रहा होगा, दूसरी बार में औसत निकालते समय उतना ही इनका मान रहा होगा। अर्थात बी सी और डी, इनका औसत के मान पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, क्योंकि जितना मान ऊपर वाले समीकरण में रहा है उतना ही मान नीचे वाले समीकरण में रहा है। तो ये जो औसत कम या ज्यादा हुआ है, ये केवल डिपेंड करता है इसके पहले मान पर या अंतिम मान पर। अब हम इन दोनों को देख करके ये बता सकते हैं कि पहला मान ज्यादा रहा होगा या अंतिम ज्यादा रहा होगा। देखो, पहला मान जहां सम्मिलित हुआ इन तीनों के साथ, वहां औसत 24 आया था। अंतिम मान जहां इन तीनों के साथ सम्मिलित हुआ तो 27 आया था। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ई का मान यानी 5वीं संख्या बड़ी रही होगी, तभी तो औसत बढ़ा है, क्योंकि इन तीनों से तो प्रभाव पड़ा ही नहीं। जो प्रभाव पड़ा है वो पहले मान का या अंतिम मान का पड़ा है। तो इन तीनों मानों का जब प्रभाव नहीं पड़ा है तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या छोटी रही होगी, क्योंकि इसके साथ जुड़ते ही औसत कम हो गया था, और अंतिम संख्या इनके साथ जुड़ी तो औसत बढ़ गया था। तो इसका अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि अंतिम मान पहले मान की तुलना में बड़ा रहा है। अब आपको ये पता लगाना है कि कितना बड़ा रहा है। देखो, औसत में कितने का अंतर आया, 24 पहले 4 का औसत था, अंतिम 4 का 27 था, तो औसत में अंतर आया 3 का। हमें निकालना होता है औसत है तो कुल मान है तो औसत मान बराबर बांट करके। तो जब पहले के साथ 4 के साथ 24 आ रहा है, अंतिम 4 के साथ 27 आ रहा है, औसत पे 3 का अंतर आया। अब मैं इस मान को मिटा रहा हूं, ये बात दिमाग में कंसेप्चुअली रख लें कि हम कह सकते हैं कि औसत में अंतर है 3 का। तो टोटल अंतर कितना आ जाना चाहिए, यानी कुल अंतर आएगा जब 3 का औसत में अंतर है और ये औसत 4 संख्याओं के थे, तो कुल मिलाकर के अंतर आ जाएगा 12 का। ये जो अंतर आएगा ये पहले और अंतिम मान का अंतर है, पहले मान का और अंतिम मान का। अब ये अंतर है, इसमें से भी हमने पहले देखा था कि पहली 4 का औसत 24 था, अंतिम 4 का 27 है। तुलना करके देखें तो हम कह सकते हैं पहला मान छोटा रहा होगा और अंतिम मान बड़ा रहा होगा।
और ये जो अंतर है वो पहले और अंतिम मान में है। तो अब हमसे पूछी गई है अंतिम संख्या। औसत को देख करके हमने ये पता लगाया कि अंतिम संख्या बड़ी होगी या छोटी होगी। चूंकि औसत ज़्यादा है इसलिए बड़ी होगी। अब वो अंतर का मतलब है बड़ा, या तो 12 बढ़ेगा या 12 घटेगा। तो पहली संख्या हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 23। तो अंतिम मान 12 ज़्यादा होगा क्योंकि औसत ज़्यादा है। तो अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 23 और 12 35। कंसेप्ट यहाँ भी वही काम में लिया है कि यहाँ औसत का हमें पता है अंतर 4 का है, सॉरी औसत में अंतर 3 का है और 4 संख्या का औसत टोटल अंतर 12 का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतिम संख्या का मान कितना रहा होगा 35। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट यही सेम क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगला क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं एक, आपकी बात डिटेल नहीं करेंगे तो डिटेल सबकी एक जैसी है। यही सेम प्रश्न मैं लिखता हूँ। आप प्रश्न को थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से लिखते समय सुने। एक शहर में सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सोमवार का तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। सेम प्रश्न है। 4 दिन है, पहले 4 दिनों का तापमान 31.5 डिग्री है, मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें ये बताना है कि सोमवार का तापमान यदि 34 है तो शुक्रवार का क्या होगा। देखो पहले तो ये ज्ञात कर लें प्रश्न को पढ़ते हुए ही। मैं ये जो लिख रहा हूँ ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि सोमवार से गुरुवार तक का जब औसत निकाला गया तो औसत आया था 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब मंगलवार से शुक्रवार तक का जब औसत निकाला गया तो औसत आया था 28 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो दो चीजें गौर करो, एक तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार दोनों में ही आ रहे हैं, दोनों में कॉमन है। इनके मान से तो औसत पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में जितना पहली बार में औसत निकालते समय रहा होगा इनका मान, उतना ही दूसरी बार में रहा होगा। केवल ये जो तापमान घटा है या बढ़ा है औसत के लिए, उसका प्रभाव केवल सोमवार या शुक्रवार से पड़ा है। तो देख करके ये बताएं कि जो हमें शुक्रवार का तापमान निकालना है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। इसको देखने के लिए औसत देखें, क्योंकि जो प्रभाव पड़ा है वो सोमवार या शुक्रवार से पड़ा है। तो जहाँ शुक्रवार इन तीनों के साथ जुड़ा वहाँ औसत 28 रह गया था, जहाँ सोमवार इन 3 दिनों के साथ जुड़ा वहाँ 31.5। तो इसका मतलब है शुक्रवार का तापमान कम रहा होगा। केवल हम ये ज्ञात करें कि कितना कम रहा होगा। ये औसत दे रखे हैं, इनके औसत में अंतर आया था हमारे पास, अगर आप घटा के देखो तो 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ये अंतर है औसत में। आप केवल इतना ज्ञात करो कि कुल मिलाकर के अंतर कितना हो जाएगा। कुल मान होता है औसत का योग ज्ञात करें, औसत से योग कितने कितने दिन है, ये 4 दिन है, गुणा 4 कर दिया 140 यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया। ये अंतर आया है पहले और अंतिम दिन में। ये 2 लाइन तो आपके पास क्वेश्चन में लिख रही है, इनको देखने की जरूरत नहीं है। केवल इतना देख लो पहले क्वेश्चन से कि जो तापमान हमसे पूछा गया है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। वो कितना कम या ज़्यादा होगा वो हम औसत को देख कर निकाल देंगे। ये औसत में अंतर है, कुल अंतर आ जाएगा 14 डिग्री। अब शुक्रवार चूंकि तापमान पूछा गया है तो शुक्रवार सोमवार से कम होगा। कितना कम होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो सोमवार का तापमान दे ही रखा है हमारे पास 34 डिग्री। 34 डिग्री सेंटीग्रेड में से आप 14 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दो तो इसका मतलब है शुक्रवार का तापमान रहा होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। दोबारा देखें, ये मान मैंने लिख दिया था क्योंकि औसत के आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें हल करने ही नहीं पड़ते, मुंह जबानी क्वेश्चन
वर्बली कैलकुलेशन कर सकते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक मान कॉमन एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब है औसत सबके लिए समान बराबर बांटा गया होगा। 3 मानों से तो इस पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। औसत घटा है या बढ़ा है वो केवल सोमवार बढ़ने पर इधर से और इधर शुक्रवार बढ़ने पर। अब हमने देखा शुक्रवार का चूंकि कम है इसलिए औसत कम हुआ था, क्योंकि शुक्रवार का कम रहा होगा तापमान। कितना कम रहा होगा उसके लिए योग निकाला हमने, औसत गुणा संख्या। 4 दिन के तापमान है, 3.5 डिग्री का औसत में अंतर है और इसीलिए हमने कुल अंतर निकाला। अब जिसका तापमान निकालना है अगर वो कम है तो दिए गए तापमान में से घटा दिया, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। सेम प्रोसेस में एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उसको केवल लिख ही रहा हूँ, आप केवल समझें, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति की जनवरी से जून तक की औसत मासिक आय, ये एवरेज है, 4,000 रुपये थी। औसत मासिक आय यानी प्रत्येक माह की आय को बराबर बांटे तो जनवरी से जून तक की औसत आय थी 4,000, जबकि फरवरी से लेकर जुलाई तक की औसत आई थी उसकी 3,875 रुपये। 2 मान औसत में दिए हुए हैं। जनवरी से जून तक का उसकी औसत मान है 4,000 रुपये, फरवरी से जुलाई तक की औसत आय है 3,875, 3,875 रुपये। एक चीज गौर करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो जो औसत ज्यादा आया है वो केवल जनवरी जुड़ने से ज्यादा आया है या जुलाई आने से कम आया है। तो हम इस बात को पढ़ करके ही एक चीज ये कह सकते हैं कि जनवरी की जो आय है वो ज्यादा रही होगी और जुलाई की आय कम रही होगी, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये दोनों में ही कॉमन है। केवल कमी या वृद्धि जो औसत में हुई है वो जनवरी जुड़ने से या जुलाई में से, तो इसका अर्थ है जनवरी की आय कम रही होगी। अब हमसे ये कहा जाए यदि उसने जुलाई में 3,150 रुपये कमाए हों या उसकी जुलाई की आय 3,150 रुपये रही हो तो जनवरी की आय ज्ञात करो। ये यहां तक हमारा क्वेश्चन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति की जनवरी से जून तक की औसत आय 4,000 रुपये थी, फरवरी से जुलाई तक की औसत मासिक आय 3,875 रुपये थी। यदि उसकी जुलाई की आय 3,150 रुपये रही हो तो जनवरी की आय ज्ञात करो। यहां तक जब तक क्वेश्चन हमने पढ़ा तब तक एक चीज हमने डिसाइड कर ली कि जहां जुलाई इन महीनों के साथ जुड़ा था वहां औसत कम हुआ था, जनवरी जब जुड़ा था तो औसत ज्यादा आया था। तो इसका अर्थ है कि जनवरी की आय जुलाई की तुलना में ज्यादा रही होगी। ज्यादा रही होने का मतलब जो भी अंतर आएगा वो जुलाई में जोड़ करके जनवरी की आय निकाल सकते हैं। अब यहां तक तो क्वेश्चन ही है। अब हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके ये निकालें कुल अंतर कितना आ जाएगा। ये अंतर जो आएगा वो जनवरी और जुलाई में है। देखो औसत में अंतर देखो आप, 3,875 रुपये और 4,000 रुपये, अंतर आ गया है 125 रुपये का। 125 का मतलब इन दोनों के औसत में अंतर। कुल मान होता है औसत गुणा संख्या। ये जनवरी से जून है, 6 महीने ये हैं और 6 महीने ये हैं, तो जो औसत में अंतर आया है 125 रुपये का वो 6 महीने के औसत में आया है। कुल मान औसत गुणा संख्या 125 गुणा 6 गुणा करें, 5 गुणा 6 30, 3 हासिल लगी, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगी 1, 6 एकम 6 और 1 7। टोटल अंतर कितना आ जाना चाहिए 750 रुपये का, वो जनवरी में और जुलाई में। अब हमसे ये कहा गया है कि उसकी जनवरी की आय ज्ञात करो। जनवरी की आय जुलाई से अधिक होगी या कम होगी। औसत से हमने पहले ही पता लगा लिया था कि जनवरी की आय ज्यादा होगी, तो जनवरी की आय 3,150 जुलाई की है, इसमें 750 और जोड़ दो। देखो 0 5 और 5 10, 7 और 8 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो जनवरी की आय अगर 3,150 है तो जुलाई की आय हो जाएगी 3,900 रुपये। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है। अब मैं इस टाइप में एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं कि यहाँ डायरेक्टली मान दिए गए थे, हमने गुणा करके जोड़ा था या घटाया था, पर एक चीज आपके दिमाग में ये बैठी होगी कि ये जो अंतर आता है वो पहले और अंतिम मान में आता है। एक देखें लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप में। एक शहर में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि मंगलवार से और गुरुवार का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। 2 मान दे दिए गए हमें प्रश्न में ही। सोमवार से बुधवार तक का औसत मान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड,
मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज क्लियर है कि यहां से औसत में अंतर निकल सकता है, कुल अंतर सोमवार गुरुवार में कितना आ जाएगा ये औसत से निकाल लेंगे हम। अब यदि कहा जाए कि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 4/5 भाग है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो, या गुरुवार का कोई भी मान पूछ ले। देखो इसमें क्या अंतर दिया गया है, केवल प्रश्न वही है। इस बार कोई एक तापमान देकर के दूसरा पूछता, एक मान देकर के दूसरा मान पूछता, जैसे सोमवार का देता और गुरुवार का पूछता, तो औसत को देख करके कह सकते हैं कि औसत गुरुवार का ज्यादा रहा होगा और सोमवार का कम रहा होगा। लेकिन डायरेक्ट मान ना देकर के इन दो दिनों में तुलना कर दी है। यहां तक हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ है। हम एक चीज अब तक निकालते आए थे कि दोनों के बीच जो 2 दिन हैं एक्स्ट्रा जुड़े हैं, इधर सोमवार बड़ा है इधर गुरुवार बड़ा है, तो उन दोनों में कुल अंतर कितना आ जाना चाहिए। तो देखो दोनों के औसत में अंतर 3 डिग्री का है और 3-3 दिन के तापमान है, तो टोटल अंतर आ गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये जो अंतर है वो अंतर है सोमवार में और गुरुवार में। अब हमारे पास कोई भी अगर सोमवार का तापमान देता तो 9 डिग्री जोड़ करके उससे गुरुवार का तापमान निकाल देते, गुरुवार का देता तो सोमवार का निकाल देते। लेकिन हमें ये कहा गया है कि सोमवार का जो तापमान है वो 4/5 भाग है गुरुवार के तापमान के। देखो इस भिन्न को पढ़ने का मतलब क्या है, 4/5 का मतलब है कि यदि गुरुवार का 5 है तो सोमवार का तापमान कितना है, 4 इकाई है। अंतर तो दोनों में 9 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये वास्तविक अंतर है। अनुपातिक रूप से देखें तो इस 4/5 का मतलब है 5 में से 4 मान, अर्थात गुरुवार का जब 5 रहा होगा तो सोमवार का कितना रहा होगा, 4। हमने ऊपर अंतर निकाला है, तो इन दोनों में अंतर कितने इकाई का आ गया, अंतर आ गया 1 इकाई का। और जबकि हमने जो वास्तविक अंतर ज्ञात किया है वो कितने का है, 9 इकाई का। तो हम कह सकते हैं कि 1 इकाई का मान है 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। अब अगर सोमवार का तापमान पूछा जाए तो सोमवार का तापमान कितने इकाई है, 4। गुरुवार का कितना है, 5, क्योंकि 4/5 का मतलब यह है कि जब गुरुवार का तापमान 5 इकाई रहा होगा तो सोमवार का 4 है, तो सोमवार का तापमान हो गया 4 × 9 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1 इकाई का मान जब 9 डिग्री है तो 4 इकाई का मान रहा होगा 36, तो सोमवार का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड और गुरुवार का तापमान हो जाएगा 5 इकाई का, मतलब 1 इकाई 9 डिग्री है तो 5 इकाई बराबर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो देखो अब यही कंसेप्ट हम देखो पूरा औसत जो पढ़ेंगे वो एक कंसेप्ट पर ही पढ़ेंगे। कुल मान होता है औसत गुणा संख्या, औसत होता है कुल मान को सभी में बराबर वितरित करें। हो सकता है कि थोड़ा ये क्वेश्चन अजीब लगे आपको, क्योंकि हम लाइव क्लासेज में पूरे कॉन्टेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ जितना टाइम है उस टाइम में आप केवल ये देखें कि इन क्वेश्चनों से एक चीज दिमाग में रख लें कि बेसिक कंसेप्ट पर हर टाइप का क्वेश्चन हल किया जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने वो सारा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं रिकॉर्डेड, और जल्द से जल्द हम लाइव क्लासेज में भी आपके पास होंगे। वहाँ हम डिटेल में 2 घंटे 3 घंटे जो टाइम रहेगा, तो एक चीज़ आप जानते हो कि लाइव क्लासेज में हमारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। लाइव क्लासेज में हम प्रॉब्लम सुन सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेज में केवल ये है कि जो मेन कंसेप्ट है, कॉन्टेंट्स हैं, उनको ही हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी मिलेंगे।